वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है प्रस्तुति प्रक्रिया। पूरी यूनिट में 2 में आपको प्रस्तुति क्या है, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंट करना, उसकी जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, वो पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 और 3 के लिए भी, सेमेस्टर 3 में भी सब्जेक्ट चल रहा है सभी के लिए। ये वाला सब्जेक्ट है NEP से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स वाले बच्चों का लगा हुआ है रंगमंच। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1 आपकी पूरी कवर हो चुकी है। ठीक, एक एक पार्ट में दोनों चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनके। यूनिट 2 के भी छोटे चैप्टर है, 2 पार्ट में खत्म। ठीक है, और बात किस पे करनी है? प्रस्तुति प्रक्रिया, प्रोसेस पूरा। ठीक है, ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल ID। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पर सारा आपका स्टडी मटेरियल भेज दूंगी। टॉपिक्स देख लो एक बार, जिसमें क्या क्या है कि नाट्य कृति का चुनाव, स्क्रिप्ट वगैरह चूज करना, कि क्या टॉपिक है, किस पे बनाना है, ये सारी बेसिक बातें। ठीक है, उसका अध्ययन करना, उसकी प्रक्रिया का चिंतन करना कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस लेवल तक पूरा ये जो स्टेज सजाना है, यहाँ तक जाने की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। पात्रों का चयन, के जो एक्टर्स है, कौन होगा इस रोल को करने के लिए, कौन होगा इस रोल को करने के लिए, कौन होगा, ये सारी चीज़ें। फिर क्या है, रिहर्सल, के रिहर्सल करवानी। जब सब कुछ हो जाएगा फिर लास्ट में रिहर्सल्स चलेंगी। एक एक करके डीप में करेंगे। सबसे पहले क्या, नाट्य कृति का चुनाव। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है। आपको डिसाइड करना है कि काल्पनिक कहानी है, रियल स्टोरी है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, या पौराणिक कहानी है भगवानों की। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको चूज करना है कि किस पे बनानी है। नाट्य कृति का चुनाव, जो आपका टॉपिक है उसको चूज करना रंग प्रस्तुति का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहला तो यही हुआ कि आपको चूज करना है कि हमें क्या बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए किस टॉपिक पे आप बना रहे हो। सबसे पहला काम यही है। इसको केंद्र कर, इसको क्या है, केंद्रित करके, इस पे फोकस करके आपको क्या है, संपूर्ण रंग प्रक्रिया का ताना बाना तैयार किया जाता है। फिर उसके हिसाब से कौन से एक्टर मंगाने हैं, क्या कॉस्ट्यूम होगी, क्या मेकअप होगा, उस हिसाब से सब कुछ आगे होता है। मान लो एक टॉपिक बिल्कुल अलग है, रामलीला, उसका सारे कपड़े अलग होंगे, उसके मुकुट वगैरह आएंगे, उसमें तलवारें आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी। दूसरा टॉपिक बिल्कुल ही अलग है कि मान लो कपल्स का दिखा रहे हैं, प्रेम कथा दिखा रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होंगी, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल चीज़ें होंगी, ऐसे। तो आपको टॉपिक डिसाइड करना, उसके बाद आगे का पूरा ताना बाना जो है वो बुना जाएगा आगे। ठीक है, इसके अभिप्राय संप्रेषण का संपूर्ण प्रतिक्रिया का लक्ष्य भी होता है। ठीक है, नाटिका का चुनाव गंभीरतापूर्ण किए जाए। जो ये टॉपिक है ना, जो आपको चूज करना है कि हमें किस टॉपिक पे बनाना है नाटक पूरा, उसका चुनाव ना गंभीरतापूर्ण होना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक आपको ढूंढना है जो नाटक खेलने वालों को सृजन और संतोष दे। क्या है, लोगों को समझ आए आपका नाटक, लोगों को आनंद मिले, उनका मनोरंजन हो, उनको संतोष मिले। ठीक है, दर्शकों को बांध सके, जो दर्शक है वो बंधे रहें। ये ना हो कि आधा नाटक देख के, आधा घंटा देख के खड़े होकर चले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बंधे रहे नाटक, उनकी कलात्मक रुचि को संतुष्टि दे। मतलब ऐसी मूवी होनी चाहिए थ्रिल वाली पूरी, उनकी जो क्रिएटिवनेस होती है हर इंसान की, उसको वो फुलफिल कर सके। ये ना बिल्कुल ऐसे इजी चीज़ दिखा रहे जो उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या चल रहा है। ऐसा ना हो, एक अच्छा लेवल हो उसका। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आसान चीज़ दिखा रहे जो उन्हें कुछ मज़ा नहीं आ रहा कि ये क्या बच्चों वाला चल रहा है, तो छोटे बच्चों की स्टोरी चल रही है। हाँ, उनके हिसाब से कि आपकी ऑडियंस का लेवल क्या है, किस प्रकार की ऑडियंस है, क्या उसका एज ग्रुप चल रहा है, उसके हिसाब से उनकी जो कलात्मक रुचि है ना, उनके हिसाब से होनी चाहिए। कि अगर मान लो बड़ी एज के बच्चे देख रहे हो तो उस हिसाब से हो एक्शन वगैरह। छोटे बच्चे तो फिर इतना एक्शन वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है उनको, ऐसे गुड्डे गुड़िया के खेल अच्छे लगते हैं, कलरफुल स्टोरी है। ऐसे छोटे बच्चों के हिसाब से छोटी स्टोरी होनी चाहिए, बड़े बच्चों के हिसाब से उनके जो आपकी ऑडियंस, आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या चाह रही है। साथ ही कलात्मकता के स्तर को भी बनाए रखे, मतलब क्रिएटिवनेस हो, बोरिंग ना हो स्टोरी, क्रिएटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कमज़ोर और ढीली कृति परिश्रम और आशा को क्या है, परिणाम नहीं दे सकती। ढीली और एकदम मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें कोई जान ही नहीं है, फिर वो क्या ही फ़ायदा, उसका कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो ये आपका स्टोरी है जो आप चूज़ कर रहे हो, उसका चुनाव क्या, किस बेस पे होना चाहिए कि भाई हमारे पास कितना टाइम पीरियड है, कितने समय में हम इस वाली स्टोरी को पूरा कर पाएंगे। यानी तुमने महाभारत उठा ली, वो बहुत लंबी चलने वाली स्टोरी है और टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो समय के अनुकूल आपको टॉपिक को चूज़ करना, प्लस आर्थिक पैसा भी तो होना चाहिए इतना, और मानव संसाधनों का भी उपयोग करना है। क्योंकि अगर आप महाभारत की स्टोरी ले रहे हो तो आपको युद्ध दिखाना पड़ेगा। युद्ध में आपको सबके तलवार वगैरह सारे अस्त्र शस्त्र सब चाहिए होंगे, इतने सारे आपको सैनिक भी लाने पड़ेंगे। अब सबकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, फ्री में थोड़ी आएंगे वो।
तो जो युद्ध का मैदान दिखाना, इतना बड़ा मैदान पूरा बोरो करना, अगर ये आप ये सारी चीज़ें कर दिखाना चाह रहे हो ना नाटक में, जैसे मान लो मूवी वाले की बात करूँ मैं, अगर आप एक नाटक ऐसा मूवी दिखा रहे हो तो उसमें इतनी सारी चीज़ें आएंगी, इतना पैसा आपके पास होना भी तो चाहिए, मानव संसाधन इतने लोग होने भी तो चाहिए कि इतने आप करवा लोगे लोग। तो आपको जो टॉपिक है ना उसको ऐसे चूज़ करना है कि जितना आपके पास रिसोर्सेज हों, अपना बजट देख के, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, नाट्य कृति का अर्थ निर्धारण, पाठ और मानसिक तैयारी। पढ़ो समझो, जो भी आपने टॉपिक लिया लिया ना, चूज़ कर लिया आपने एक टॉपिक, जैसे हम अभी इसमें एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं ताकि उसके हिसाब से बेस पे हम पढ़ते हुए चलेंगे। हम टॉपिक ले लेते हैं रामायण वाला, हमने टॉपिक चूज़ कर लिया है रामायण के बारे में। अब आपको पूरी रामायण को पढ़ना पड़ेगा, पाठ मतलब एक एक चीज़ बारीकी से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक चूज़ हो गया कि रामायण ले रहे हैं, पूरी रामायण पढ़ो अब ढंग से। और उसकी मानसिक तैयारी के, राम के करेक्टर ले के लिए कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, किन के चेहरे राम भगवान से मिल रहे हैं, किन का फिगर, उनकी बॉडी राम भगवान जैसी लग रही है, ठीक है। रावण के किरदार के लिए किन किन को बुलाया जा सकता है, कितने लोग हैं, उनके फ़ोन नंबर लिखो। मानसिक तैयारी मतलब क्या, मानसिक रूप से आपको पूरा के पूरी जो प्रस्तुत की प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है, उसके बारे में आपको पूरा बैठ के सोचना पड़ेगा, पूरा एक ब्रेन में ही मैप बनाना पड़ेगा बड़ा सा कि क्या 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 कैसे करना है, कितने दिन में करना है, कितना पैसा है, उस हिसाब से सारे एक्टर्स, सारे स्पॉट बॉय, सारे मेकअप वाले, सारे कॉस्ट्यूम वाले, सारे रिहर्सल करवाने के लिए जो कोरियोग्राफर आएंगे वो, उन सब का कहाँ पे रिहर्सल होगी, लोग कहाँ पे रहेंगे, खाना कहाँ बनेगा, फूड भी देना पड़ेगा सबको। इन सब की आपको क्या है, एक लिस्ट बनानी, तैयारी करनी, जैसे क्या कहा जाए ना मानसिक तैयारी, आप दिमाग में ही उसको क्या है सोच रहे हो और तैयार कर रहे हो, ठीक है। स्टोरी आपको पता चल गई। अब क्या है, नाटककार मतलब क्या होता है, राइटर के जो पूरे डायलॉग्स लिखेगा, पूरी स्टोरी को कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, पूरे पूरे उसके सारे स्टेप क्या है, पूरी स्टोरी को जो लिखेगा पेपर पे, सबके डायलॉग्स के कौन क्या बोलेगा, वो सारी चीज़ें। तो अब क्या है, डायलॉग लिखने वाला ना जो राइटर है वो, प्लस क्या है, निर्देशक के बीच में सहयोग की स्थिति बन जाती है। निर्देशक जो डायरेक्टर है, जो सबको ये बताता है कि किसको क्या करना है, जो डायरेक्ट कर रहा है। इसके बारे में मैं आगे पूरा डीप में पढ़ना, भी बस ये समझ लो डायरेक्टर कौन होता है, जो सब कुछ डायरेक्ट करता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा शूट है, अब तुम्हारा टेक, अब तुम्हारा टेक है, ऐसे सबको बताने वाला। तो ये क्या कि इनके बीच में सहयोग की भावना बनी रहती है, क्योंकि दोनों का ही लक्ष्य ये है कि एक अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर नाटक जो है प्रस्तुत हो जाए। किंतु क्या बार बार परिवर्तन की मांग, कि आप ये गलत है, इसमें चेंज करो, ये वाला गलत है सीन, या डायलॉग सही समझ नहीं आ रही है, वो बार बार अगर आप छेड़खानी करते हैं तो विरोध की भावना भी आ जाती है, जिसको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। संघर्ष अगर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाता है कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो आपको उसको ओवरकम करना है, आपको उसको क्या है, उसका प्रबंधन करना है, उसको मैनेज करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही मानसिक तैयारी में, पाठ की। जो आपका टॉपिक है, जो अब क्या है पेपर पे तैयार हो गया, आपने दिमाग में सोचा था कि ये वाला टॉपिक रामायण ले लेते हैं, वो पेपर पे तैयार हो गया, उसके डायलॉग्स वगैरह आ चुके हैं, स्क्रिप्ट जो है लिखी जा चुकी है, राइटर आ चुका है। अब क्या है, जो भी आपका टॉपिक है उसकी प्रस्तुति प्रक्रिया के विषय में चिंतन, उसके बारे में आपको सोचना है, लिखा जा चुका है। अब आगे आगे क्या क्या करना है, कितने लोगों को बुलाना है, कितने स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, चिंतन में, ठीक है। कि कौन कौन एक्टर हो सकता है, ऑडिशन करवाने पड़ेंगे एक्टर, किसका चेहरा आपके करेक्टर से, जो आपके दिमाग में करेक्टर है, अभी तक आपके दिमाग में करेक्टर है कि ये राम व्यक्ति हैं, इनके लिए ये हो सकता है, सीता माता के लिए ये हो सकते हैं। तो जो जो आपके दिमाग में है ना चेहरे, उनको आपको बुलाना होगा, ठीक है। कि आप लोग ऑडिशन के लिए आओ, जो फिर आपको पसंद आएंगे फिर उसे चूज़ किया जाएगा। और चेहरे ऐसे लिए जाते हैं जो बड़े हों, जो स्टेज पे दूर से दिखें, अच्छे दिखने वाले लोग, सुंदर, ऑब्वियसली बात है सुंदर लोगों को लिया जाएगा। प्लस ये कि जिनके चेहरे थोड़े बड़े हों, बड़े बड़े फीचर्स हों, शरीर भी थोड़ा कुछ हद तक बल्कि हो, मतलब लंबी हाइट वाले, शरीर भी चौड़ा हो, ऐसे लोगों को क्या है सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि स्टेज पे चल रहा है, ये स्टेज की बात बता रही हूँ मैं। और इवन मूवीज़ में भी यही होता है, मूवीज़ में भी जितने एक्टर्स वगैरह होते हैं सारे अच्छी खासी हाइट वाले, लंबे चौड़े लोग लिए जाते हैं। पाठ और चिंतन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है, ठीक है। पढ़ना उसको और उसके बारे में सोचना वगैरह निरंतर चलता रहता है। सीमित और उपलब्ध संसाधनों को कैसे सार्थक उपयोग किया जाएगा, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको कैसे आपको मैनेज करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में ये टॉपिक चलता रहता है, ठीक है। आप पात्रों के, जो आप भी आप पात्र आप चूज कर रहे हो, उसकी क्या है, वेशभूषा, गतिविधियों, मंच उपकरणों, समूहन इत्यादि के विषय में नोट लेने लगते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों पर आप देखने लग जाते हो कि पात्र वगैरह आ रही हैं, कि प्रवेश प्रस्थान उनका हो रहा है,
कैसे कैसे सारा सामान आ रहा है, उपकरण जो चाहिए वो आ गए कि नहीं आ गए, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें अब आनी शुरू हो जाती है। पात्रों के चरण चयन जो है उसकी प्रक्रिया अब शुरू होगी। ठीक है, जो क्या है पात्रों की चयन की प्रक्रिया, ये पता है मेन माना जाता है। क्योंकि चाहे कितनी अच्छी स्टोरी आप ले लो, चाहे कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख दो, चाहे कितने ही अच्छे डायलॉग्स लिख दो, लेकिन जो डायलॉग बोलने वाला बंदा है, जो अभी नेता है, एक्टर है, वो ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर सब कुछ गया पानी में। आप कितना ही अच्छा टॉपिक ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका अगर एक्टर अच्छा नहीं है। तो ये भी ना एक मेन चीज़ मानी जाती है कि एक्टर बेस्ट होना चाहिए, जिसको जो उस हिसाब से हो। मान लो रावण का करेक्टर है, तो रावण जैसा दिखने वाला व्यक्ति चाहिए, रावण जैसी भारी और खतरनाक आवाज़ हो, चेहरा उसका बड़ा हो और हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और शरीर भी ऐसा हो एकदम खतरनाक लगे कि हाँ भाई रावण है। ठीक है, जितने भी रावण के करेक्टर है सब में देखा मोटे मोटे लोग होते हैं, बड़े खतरनाक जैसे दिखने वाले लोग। तो ये कि उनकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी देख के आप क्या है उसको चूज़ करोगे। नाटक का चयन अर्धनिर्धारित और निर्देशक की मानसिक भूमि पर तैयार के बाद अभिनेता अभिनेता जो भी अब एक्टर्स आ रहे हैं उनकी भूमि में चुने जाने की प्रक्रिया का आरंभ है। अब सारा कुछ डिसाइड हो गया, टॉपिक चूज़ कर लिया, उसको पढ़ लिया, स्क्रिप्ट वगैरह तैयार हो चुकी है। अब आपको ये चुनने ढंग से जो आपके एक्टर्स होंगे। किसी भी भूमिका में अभिनेता का चुनाव महत्वपूर्ण है। कोई भी टॉपिक हो, एक्टर जो है वो बेस्ट होना चाहिए, वो मेन काम है। इसी पर नाटक की नियति निर्धारित करती है कि क्या होगा आगे फ्यूचर नाटक का। ये इस पर डिपेंड करता है कि एक्टर कौन है, कैसा है। यदि निर्देशक का यह चुनाव सही है, डायरेक्टर ने अगर सही बंदे को चुन लिया, तो चरित्र जो है उभर कर आएगा। अन्यथा वरना क्या होगा, नाटक को ही ले डूबेगा, सब कुछ डूब जाएगा, सारा पैसा बर्बाद, सब खराब। तो अभिनेता जो है ना उन्हें बेस्ट चुनना है। पात्रों के चुनाव पे नाटक की सफलता असफलता क्या है पूरी तरीके से निर्भर है। अगर वो अच्छा हुआ, नाटक करना आता हुआ उसे उसे एक्टिंग स्किल्स आती हो, वो उससे मिलता जुलता लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल, जो पुष्पा मूवी में लड़का था अल्लू अर्जुन जो है, वो बिल्कुल सेम वैसा लग रहा है, लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। चेहरा देखो, बिल्कुल कलर ऐसा, बाल ऐसे, पूरा वो मतलब लोग उससे रिलेट करेंगे, भाई ये तो हमारे जैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लोगों जैसा। और जैसे हैंडसम सुंदर गोरा नहीं दिखाया। और जो साथ में लड़की है वो भी ऐसी दिखाई है, लड़कियों जैसी, जो वहाँ के साउथ इंडियन वाले लोग हैं, जो उनका स्किन का टेक्सचर है, जैसे वो लोग दिखते हैं वैसे ही दिखाए हैं। और वो लड़का बिल्कुल ऐसा लग रहा है गली का हो जैसे, कि यहीं घूम रहा है अभी, ऐसा उसको दिखाया, जबकि वो बहुत सुंदर इंसान है। बट उसको दिखाया ऐसे गया बिल्कुल कि जिससे लोग रिलेट कर सकें। ठीक है, ऐसा पात्र आपको चुनना है। राम के करेक्टर के लिए लड़का ऐसा ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसमें लोग देख के बोले कि हाँ ये तो भगवान है। राम जैसा वो लगना चाहिए, चेहरे पे एकदम वो तेज हो, राम भगवान जैसा, और ऐसा एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। और रावण का कैरेक्टर एकदम खतरनाक, चेहरा एकदम खतरनाक होना चाहिए उसका। तो ये कि पात्रों का चयन बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। अब सब कुछ हो गया, स्टोरी डिसाइड है, स्क्रिप्ट डिसाइड है, सारे सारे पूरे स्टाफ वगैरह सब डिसाइड कर लिया, पात्र भी चुन लिए, ऑडिशन हो गया, सब हो गया, एक्टर्स जो है उनका चुनाव हो गया। अब होगी रिहर्सल। ये भी मेन चीज़ है, क्योंकि आप स्क्रिप्ट सबको बांट दो, स्क्रिप्ट की तैयारी कर लें, सब याद भी कर ले, बट एक बार रिहर्सल ज़रूरी है। सबको क्या है, हर रोज़ आके अपने अपने समय के हिसाब से एक सामने आमने सामने बैठ के सबको रिहर्सल बोलनी पड़ेगी। सारे डायलॉग्स क्या है, सबको क्या है रिहर्सल करनी पड़ेगी। कि एक जो सीता है वो डायलॉग बोलेगी, उसके बाद रावण का क्या डायलॉग है वो अपना डायलॉग बोले, फिर वो अपना डायलॉग बोले, फिर क्या वो एक बार देख लेंगे। अगर चेंजेस करने होंगे ना, कहीं पे कुछ गलत लग रहा है, कुछ डायलॉग समझ नहीं आ रहा, तो उसे वो उस वक्त चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार सबकी बुला के सबको एक साथ बिठा के फिर रिहर्सल होगी। नाटक का विकास रिहर्सल की प्रक्रिया में ही होता है। नाटक आपका क्या है, कैसे है, क्या आपने सोचा, डायलॉग्स वगैरह जो लिखे वो सच में क्या है। जो कल्पना है ना वो रियलिटी में रिहर्सल में आपको पता चलती है कि क्या आपने सोचा हुआ है। ठीक है, रिहर्सल में ना 3 महीने से औसत समय लगता है। ठीक है, 1 से 3 महीने लग जाते हैं, बेसिक टाइम पीरियड होता है कि काफ़ी लंबे टाइम समय तक चलती है। हर रोज़ 5 से 6 घंटे आपको इसका क्या है लगातार अनुशासन से, ठीक है, पालन करना पड़ेगा। रोज़ आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, तभी समझ आएगी वाली बात कि जो आपने सोचा है वो सही भी है कि नहीं, कहीं पे कोई कमी तो नहीं है। दूसरी बात ये, रिहर्सल में ये क्या करेंगे, सारे प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं ना उन्हें यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट्स माने क्या होता है, जो भी आवश्यक सामग्रियाँ होती है ना, जैसे तलवार वगैरह हो गई,
ये सारी चीज़ें, उनकी कॉस्ट्यूम्स के सब कुछ ठीक है, कहीं है ना जिस दिन आपकी रामलीला है, जिस दिन आपका नाटक है, उस दिन आपका प्रॉम्प्ट टूट टूट के गिर रहा है, तो प्रॉम्प्ट को सारा जो भी वस्तुएं वगैरह पूरी विद कपड़े वगैरह विद कॉस्ट्यूम भी आपकी रिहर्सल होगी, और नॉर्मल कपड़ों में भी आपकी होगी। बेसिक जिसमें डायलॉग्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा वो नॉर्मल कपड़ों में हो जाएगी। फिर विद कॉस्ट्यूम होगी, पूरे पूरी कॉस्ट्यूम, पूरा आपका वो जो पूरा कवच वगैरह होते हैं ना, खतरनाक बड़े बड़े से कवच होते हैं उनके, उस सबको पहन, और लाइटिंग उस वक्त करके देख लो कि पता चला जिस दिन रामलीला उस दिन लाइट ही नहीं आई, खत्म गया सब कुछ पानी में, कि लाइटिंग नहीं हो पाई, जनरेटर वगैरह आपने देख लो, लाइटिंग वगैरह करके देख लो, ठीक है। और ये कि जो पूरा स्टेज है उस पे साउंड सिस्टम चल रहे नहीं चल पा रहे, वो सारी चीज़ें, पर्दा, कि इसको कैसे करना, पूरा एक पूरी परफेक्ट प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है, जिसे रिहर्सल कहा जाता है, कि कौन कब एंट्री ले रहा, कौन कब एग्जिट ले रहा, वो सब सबको याद हो, सबकी स्क्रिप्ट सबको याद हो जाए इस टाइम पीरियड तक, और सारी जो स्टेज पर जितनी चीज़ें ना सबको सही रखी हूँ, प्रैक्टिस सबकी हो जाए। सारे जो पीछे स्टाफ वाले लोग खड़े होते हैं कि अब इतने लोगों की एग्जिट है, इतने की एंट्री है, लाइटिंग, साउंड सिस्टम, किस वाले डायलॉग पे कौन सी साउंड डालनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी रिहर्सल में, जो कि मेन चीज़ मानी जाती है, कि सब कुछ कर लिया, पात्र चुन लिए, पेमेंट हो गई, सब हो गया, सारा सामान आ गया, मेकअप आर्टिस्ट आ गया, सब हो गया, लेकिन अगर रिहर्सल नहीं करी तो एंड मोमेंट पे गलतियाँ होना पक्का है। तो ये कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना ज़्यादा अच्छा आपका नाटक होगा। चलिए बेटा, चैप्टर 1 खत्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।